नमस्कार। स्वागत है आपका इस करंट अफेयर मॉड्यूल में। इस करंट अफेयर मॉड्यूल में हम डेली एनालिसिस करते हैं और प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को भी देखते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली ब्रांच। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे ये मॉड्यूल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक इट, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कोई अगर फीडबैक देनी है या कोई डाउट है। और बीच बीच में मैं कुछ कुछ होमवर्क्स भी देते रहती हूँ, तो वो भी आपको कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में ही बताना होगा। ठीक है। एक और आवश्यक सूचना, प्री स्टॉर्मिंग प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चालू होने वाले हैं अक्टूबर से। ठीक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। आप अपना परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से रेट कर सकते हो और साथ ही साथ आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल जाता है। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन्स ले लें और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को रेट करें और उस हिसाब से और ज्यादा काम भी करें। तो फाइनली आज के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के है कि इंडिया अभी एनर्जी ट्रांजिशन को के बारे में तो बहुत सारे काम कर रहा है, बट इसमें और ऐसे क्या इश्यूज हैं और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो भी रहा है कि नहीं। अब ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो कैंसर, यानी कि रेयर कैंसर को लेकर के, सैरकोमा नाम का एक कैंसर है। अब वो क्या होता है और उससे रिलेटेड ऐसे क्या क्या इश्यूज हैं जो हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तीसरा अगर देखें तो प्रगति, एक देर इज अ स्कीम जो कि एक्चुअली एसोसिएटेड है कि जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं वो किस गति में हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, उस चीज को पूरे तरीके से प्लान आउट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए ये पूरा स्कीम है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। चौथा अगर हम देखें तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर के एक ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखा है तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर एक इश्यूज आता है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फाइनली हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम लोग प्रीलिम फोकस टॉपिक्स को देखते हैं, वैसे भी हम थोड़े से ऐसे प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक्स देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन को दर्शाते हुए इस पूरे आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया का जो ट्रांजिशनल है उसमें कोल डिपेंडेंसी कम करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो एक डिमांड राइज हो रहा है ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ग्रोथ। और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो जस्ट ट्रांजिशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ये जस्ट ट्रांजिशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ अपकमिंग स्लाइड्स में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया का अभी एनर्जी मिक्स क्या है, यानी द प्रेजेंट पिक्चर। अभी रिसेंटली इंडिया किन किन चीजों पे काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि किन किन चीजों पे काम कर रहा है, जरा इस पे सोचा जाए, है ना। तो सबसे पहले इंडिया सबसे ज्यादा कोशिश ये कर रहा है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की भी बहुत ही ज्यादा नीड लग रही है इंडिया को। तो इसी के साथ साथ इंडिया हैज मेड श्योर कि वो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको बढ़ा सके। ठीक है। अब साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जनरेशन शेयर हो गया, कोल फ्लीट हो गया, कोल आउटकम, यानी कि कोल का अभी भी बहुत ही ज्यादा शेयर है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आप यहाँ देख सकते हो 60%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देख सकते हो। और ये दीज आर द नंबर्स जो कि ये बताता है कि कोल का जो अभी तक का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वो बहुत ही ज्यादा लेवल पे है। ठीक है। अब इंडिया कोल के ऊपर तो काम कर ही रहा है। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि इंडिया न्यूक्लियर पावर्स को भी एनहांस करने की बात कर रहा है और उसका जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की सोच रहा है। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया का एक ये भी एनर्जी को लेकर के ये है कि सोलर पैनल्स और सोलर प्रोग्रेस को भी बढ़ावा दिया जाए। सोलर पैनल्स और प्रोग्रेस में आपको लग रहा होगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना। सोलर प्रोग्रेस को लेकर के एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लैंड एक्विजिशन। लेकिन वही अगर हम लोग इस पे बात करें कि अगर सोलर को लेकर के अब इंडिया ने एक नया यू नो एक नया स्कीम भी लाया था जिसमें फोटोवोल्टिक, यानी कि फ्लोटिंग फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक
आई होप आपने पढ़ा, इस वर्ड को आपने सुना होगा, वोल्टिक। ये टर्म क्या है? फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक। ये बेसिकली सोलर 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 पैनल्स हैं जो कि वाटर या कोई भी वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट करके जनरेट कर रहे हैं। इससे इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है, लैंड एक्विजिशंस कम हो जाते हैं, तो ये सब कुछ ऐसे फायदे हैं। तो इसको इस चीज से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी है, इंडिया ने अडॉप्ट किया है और बहुत ही ज्यादा इसके पॉजिटिविटीज भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक पैनल्स। ठीक है, अब अगर एक बात कर लें जो इंडिया से रिलेटेड है, एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के, इसके को लेकर के जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं, इससे भी रिलेशन में रखता है कि इंडिया का क्या एनर्जी सिक्योरिटी है, क्या एनर्जी ट्रांजिशन है। वही अगर हम लोग 2030 का टारगेट देख लें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 500 गीगावाट of non-fossil installed capacity. Now, non-fossil usually आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि it would be, renewable. It wouldn't be non-renewable. But to be honest, नॉन फॉसिल जब भी बात आती है या नॉन फॉसिल फ्यूल की जब भी बात आती है, तो इट इज रिलेटेड टू कोल, नेचुरल गैस, ऐसे कुछ है। ठीक है, वही अगर न्यूक्लियर के थ्रू अगर जनरेशन हो रहा है, तो न्यूक्लियर कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बट इट स्टिल कम्स अंडर नॉन फॉसिल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो कोल इकोनॉमी है, हमने देखा कि कोल जो पूरा इंडस्ट्री एज एन है होल, वो उसका वेटेज और उसका कंट्रीब्यूशन हमारे एनर्जी सप्लाई को लेकर के बहुत ही ज्यादा है। तो कोल जो एनर्जी और जो इकोनॉमी कोल से रिलेटेड है, वो ये है कि सबसे पहले तो ये एक लाइवलीहुड बेस बनाता है। बहुत सारे ऐसे इसमें इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर्स इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड भी ऑलरेडी, ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब इतने लोग जब डिपेंड कर रहे हैं, तो फिर अचानक से जब हम लोग ट्रांजिशन लाएंगे, जैसे सोलर पैनल्स हो गए या फिर और भी अदर अदर ऐसे सेगमेंट्स हो गए, विंड विल्स हो गए, विंड मिल्स हो गए, तो ये सब बहुत सारे ऐसे अलग अलग जो तरीके हैं जो कि एक्चुअली में रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होंगे। इनके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे ही लाइवलीहुड बेसिकली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि सप्लाई चेन, अब कोल के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सप्लाइंग टू दी थर्मल पावर प्लांट, एंड उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुंचना, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा वैल्यू चेन यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। लेकिन अगर ये पूरा ही चेन जब डिसरप्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अगेन हमें देखने को मिल जाएगी। इनफॉर्मल हो गया, फॉर्मल वर्कफोर्स हो गए, तो वो सारे इसमें लिंक्ड हैं। अब अगर हम लोग देखें कि ग्रिड बैकबोन की अगर हम बात करें, तो इसमें जो बेस लोड सप्लाई है, जो कि इवनिंग के टाइम पे पीक पे है, कोल का बेसिकली क्या है कि ज्यादा यूज इनका बेसिकली बेस लोड सप्लाई में ही होता है। यानी कि जहाँ पे इवनिंग डिमांड पीक जहाँ पे हो जाता है, जैसे शाम हो गई, आप खुद अपने घर पे देखते हो कि पेरेंट्स बोलते हैं कि जल्द से जल्दी जल्दी लाइट ऑन कर लो, नहीं तो घर अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तो वो जो पूरा है, इस चीज में भी आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, अब वो किस तरीके से हो रहा है, अब वो तो कोल से ही हो रहा है ना, है ना। तो ये सब चीज भी हमें देखने को मिल रही है कि ग्रिड बैकअप के लिए भी कोल बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि बहुत बार सोलर पैनल्स नाइट टाइम में काम नहीं करते, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में बेसिकली ये है कि स्टेट जो है वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ज्यादा, यानी कि कोल रॉयल्टीज हो गए, सीसेस हो गए, ये सब ऐसे ऐसे कुछ टैक्सेस हैं जो स्टेट लेता है एज अ रेवेन्यू। अब जब कोल पावर प्लांट बंद हो जाएगा और इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, एंड अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने लगेंगे, तो उस वजह से क्या होगा, आप सोच सकते हो कि स्टेट का जो बजट है, जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स होते हुए आपको दिख सकता है। एज इट इज स्टेट बहुत ज्यादा सेंटर पे अपने फाइनेंसेस के लिए डिपेंड होता है। अगर ऐसे ऐसे भी हम लोग कुछ ऐसे टैक्सेस को बंद भी कर देंगे और ट्रांजिशन हो जाएगा, तो उस वजह से आपको पता है कि लोकलाइज कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और स्टेट का इकोनॉमी कैसे गिर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने अगर पेपर में लिखोगे तो वुड बी अ डिफरेंट आउटलुक, राइट। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन,
अगर हम लोग कोल डिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट्स अगर देखें, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको ना, जिनके पास सनराइज बहुत प्रॉपरली आती है, विंड एनर्जीज बहुत अच्छे हैं, ताकि अगर वो लोग विंड मिल्स को यूज करें, सोलर पैनल्स को यूज करें, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है और वो उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ऐसे स्टेट्स जिनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है, या फिर जिनके पास प्रॉपर ऐसे विंड वेलोसिटी नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन सके, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं। जैसे ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया जो है वो कोल डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये जो पूरा ट्रांजिशन होगा ना एनर्जी का, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को ही हो सकती है। और वल्नरेबिलिटी का अगर हम बात करें, तो वी कैन सी दिस कि किस तरीके से एक इकोनॉमिकल फ्रैजाइलिटी देखने को मिलता है। आगे अगर बढ़ते हैं फेडरल पैराडॉक्स ऑफ ट्रांजिशन की, कि बेसिकली ट्रांजिशन हो तो रहा है, बट अगर हम लोग नेशनल बेनिफिट्स देखें और उसको कंपेयर करें कि लोकल एडजस्टमेंट कॉस्ट क्या क्या ऐसे हो जा रहा है। जैसे सबसे बेहतर एग्जाम्पल इसका हमने पिछले ही स्लाइड में पढ़ा कि रेवेन्यू, देखिए सेंटर के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सही है कि ना एक स्टेट कन्वर्ट हो जाए एंड उसमें ना प्रॉपर तरीके से सोलर पैनल्स लग जाएं, अच्छे अच्छे सारे रेन्यूएबल रिसोर्सेज अच्छे तरीके से दे आर देयर एंड यू कैन इजीली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं उसके बजट को लेकर के बहुत इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो एनर्जी सिक्योरिटी और डाइवर्सिफाइड फ्यूल मिक्स तो देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम लोकल अगर एरिया की बात करें, तो कोल और ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिनको ट्रांजिशन में करके एक रिन्यूएबल प्रॉपर एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस पूरे सेक्टर से एम्प्लॉयड हैं, उनके वजह से वो जॉब लॉसेस देख सकते हैं। यू कैन सी दिस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इंडस्ट्री के बूस्ट एंड क्लीन टेक की वजह से जो स्टेट का जो एक्स चेकर्स है, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं और जो भी जितने भी फंड्स हैं, वो सब आपको कम होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है। उधर अगर हम बात करें कि एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिवनेस यू कैन सी एंड ग्लोबल मार्केट्स के साथ अच्छा खासा एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन वही अगर हम लोग लोकल की बात करें, तो लाइवलीहुड्स प्रॉपर तरीके से ऑल्टर हुए ही नहीं, यानी कि द शिफ्ट ऑफ वन सेक्टर टू अनदर इज इजी, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो कि एक्चुअली में स्किल इनफ नहीं है कि वो उस सेक्टर में जाके फिट हो सके। तो यहाँ पे स्किल मिसमैच भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अब हम लोग अगर नेशनल बेनिफिट्स का देखें, तो एक और एक बेनिफिट ये आता है कि क्लाइमेट रेजिलियंस एंड पेरिस कमिटमेंट। लेकिन वही अगर इधर देखें, तो कि ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन कोल एंड माइनिंग प्रैक्टिसेस। उस वजह से भी हम देख सकते हैं कि एक डिस्पेरिटी हो सकती है एंड एक वेरिएशन देखने को मिल सकता है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अभी जो डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेट्स हैं, वो अंडर डेवलप्ड हो जाएं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस ट्रांजिशन। गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग जान सकते हैं कि बेसिकली फेडरल क्वेश्चन की अगर बात करें, तो सेंटर को बहुत भर भर के फायदा हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट अ सिंगल स्टेट एंड उसको लेकर के कितने सारे वहां के आवाम हैं जो इस चीज से बहुत बड़ा इम्पैक्ट झेल सकते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज अ जस्ट ट्रांजिशन। फाइनली द पॉइंट हैज कम जहां पे आपको पता हो कि जस्ट ट्रांजिशन क्या है। जस्ट ट्रांजिशन बेसिकली यही है कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू मल्टी पर्पस। ये जो ट्रांजिशन है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, सोशल ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, यानी कि इन सब का मिलावट होना चाहिए। यानी कि दिस शुड एंश्योर, ये जो ट्रांजिशन है, इससे एनवायरमेंट को फायदा हो, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट साथ साथ में सोशल सोशल फैक्टर्स भी हों जिनको फायदा हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो। तो अलग अलग डायमेंशंस जो हैं किसी भी स्टडी के या किसी भी सब्जेक्ट के, उन सबको 360 डिग्री हमें इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी हमने 2 स्लाइड में यही तो पढ़ा कि नेशनल अगर सेंटर लेवल पे देखें, तो फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि एनवायरमेंटल फायदा है, ग्लोबली इट इज प्रोवाइडिंग अ बेटर स्टेटस टू इंडिया। बट एट द सेम टाइम स्टेट की अगर बात करें, तो इट इज नॉट गुड फॉर द आवाम। आवाम के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उनका जॉब चला जाएगा, उनके साथ इतनी सारी प्रताड़ित और ज्यादा गलत होने लगेगी, ठीक है। पॉलिटिकल के वजह से जब हमें देखने को मिलेगा कि यार
प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस पूरे ट्रांजिशन का क्या फायदा फिर? एंड उस वजह से सत्ता पलट हो सकता है ना? पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी टच हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी टच हो गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट विल ड्रॉप इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? तो ये सब हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि कोर प्रिंसिपल ही यही है। बियॉन्ड क्लाइमेट, क्लाइमेट ही सिर्फ एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, ट्विन ट्रैक, एक ही लेवल पे हमें लाइवलीहुड ट्रांजिशन के साथ साथ हमें एनर्जी ट्रांजिशन को देखना चाहिए, मद्देनजर में रखनी चाहिए। फेयर शेयर, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिकार्बनाइजेशन एंड इक्विटी शुड बी इक्विटेबल, शुड बी इंश्योर्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि रिसोर्सेज बचा लिए लेकिन उसका शेयर ही इक्वल नहीं है। एक इनइक्वालिटी यू कैन सी, एन इक्विटी प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, है ना? अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी, वर्कर फोकस, ज्यादा से ज्यादा वर्कर लोग को भी मद्देनजर में रखना चाहिए। ये ट्रांजिशन, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी पे पूरा बेस रख लिया और साथ साथ में रेवेन्यू कलेक्शन तो पता नहीं, और साथ साथ में हमारा एनवायरनमेंट तो बूस्ट हो रहा है, अच्छी बात है। व्हाट अबाउट द जस्ट ट्रांजिशन, है ना? ह्यूमन कैपिटल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड ग्लोबल एंकर अगर हम देखें तो पेरिस एग्रीमेंट के साथ जितना भी ट्रांजिशन गाइडलाइंस है उन सबको मद्देनजर रखते हुए। नाउ इंटरनेशनल लेसन, हमें क्या मिलता है इंटरनेशनल लेसन के नाम पे? तो सबसे पहले अगर हम लोग जर्मनी का बात करें तो इट टुक देम डेकेड्स, इस पोस्ट कोल को शिफ्ट करने में उनको डेकेड्स लग गए, जर्मनी का अगर एग्जांपल ले तो। वही अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लें, ठीक है, तो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंश्योर किया गया है, जिस वजह से प्रॉपर तरीके से सब चीज की है। यही इंडोनेशिया में भी यू कैन सी, द पार्टनरशिप इज इंश्योर्ड। अब कॉमन थ्रेड्स क्या है कि प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो इन चीज को करें, फाइनेंसिंग होना चाहिए, और सोशल डायलॉग मैटर्स मोर, यानी कि सोसाइटी में जितने भी ऐसे इश्यूज हैं उन सबको एड्रेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एनवायरनमेंट को एड्रेस करना है, ठीक है? इंडिया का अगर डिस्टिंक्शन देखें तो हम अभी तक, सबसे पहले तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? तो हमारा पहला गोल ये होना चाहिए डेवलपमेंट, पॉवर्टी ताकि कम हो जाए, और डिकार्बनाइजेशन। तो इंडिया कहीं ना कहीं ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, बट अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज है जिनको इंडिया को अभी हेड ऑन फेस नहीं किया, तो वो बाद में जाकर के बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम करके सामने आ सकता है। सीक्वेंसी अगर देखें तो वही है कि कैन नॉट फेस डाउन फर्स्ट, पहले हमें सोशल कॉस्ट जितने भी हैं उनको एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर सोशल कॉस्ट को एड्रेस ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना? अब इंडिया का पाथवे अगर प्रायोरिटीज देखें तो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा मेजर प्रायोरिटी है इंडिया का। हम लोग ने हम जानते हैं कि इंडिया का ये भी स्टैंड है कि प्राइमरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। इंडिया इज अ बिट कंसर्न अबाउट इट, है ना? तो वो चीज हमें देखने को मिल जाती है कि इंडिया का प्रायोरिटी मैन्युफैक्चरिंग और बहुत ही ऐसे डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे है, ताकि इंडिया अपना एक प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफिकेशन इंश्योर कर सके। रेन्यूएबल गैप्स अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे गैप्स हैं जो आज भी इंडिया फिल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, क्योंकि एकदम से अगर ट्रांसिशन होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में पढ़ लिए। लैंड रीपर्पजिंग अगर देखें तो जैसे पोस्ट माइनिंग लैंडस्केप्स हैं, एसेट्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिटी यूज, यानी कि जितने भी ऐसे माइनिंग्स जैसे ग्राउंड्स थे अब उनको बंद करके नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज द होल एरिया। तो वो जो पूरा है, तो दैट यू कैन एक्चुअली यूज एन एसेट, यानी कि एक अच्छे तरीके से फायदे के लिए यूज किया जा सकता है इंडस्ट्रीज और कम्युनिटी यूज के लिए, ठीक है? अब यहीं पे हम लोग स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन्स क्रिएट करने की बात हो रही है कि प्रॉपर तरीके से ऐसे जोन्स क्रिएट होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने पीछे बात किया ना कि पोस्ट माइनिंग के बाद एक प्रॉपर इंडस्ट्री या तो फॉर्म हो गया, तो वो जो पोस्ट वो जो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जोन्स हैं उनको भी इंश्योर करना जरूरी है, ये इंडिया का प्रायोरिटी है। रेवेन्यू सब्सटीट्यूशन, जो अभी जितना भी ट्रांजिशन के वजह से स्टेट का जो लूज हो रहा है, वही जो रेवेन्यू है उसे हमें कहीं डाइवर्सिफाई करके या तो एक नया सेक्टर में डाल देना चाहिए, या फिर हमें ओल्ड सेक्टर्स में उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि स्टेट का जो इकोनॉमी है वो कम ना हो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो गवर्नमेंट बेस्ड होने चाहिए, और उन सब जितने भी ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। अर्ली एक्शन, मैंने बताया आपको पहले भी कि जितना जल्दी इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए उतना बेहतर है इंडिया के लिए, नहीं तो बाद में जाकर के ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बन सकता है, सोशली, फिजिकली एंड पॉलिटिकली। ना अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कर सकते हैं एज अ पॉलिसी मेकर इन द फ्यूचर, एंड उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जस्ट ट्रांजिशन को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं, अलग अलग ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनका इंश्योरिटी होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो जाए। दूसरा अगर बात करें तो स्टोरेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी एनर्जी है उसका प्रॉपर तरीके से स्टोरेज होना चाहिए, और उसके को लेकर के एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ग्रिड मॉनिटर मॉडर्नाइजेशन भी होनी चाहिए, जितने भी स्मार्ट ग्रिड्स एंड इंटरस्टेट को लेकर के जितना भी है होना चाहिए। स्किल मिशंस, यानी कि जितने भी स्किल्स हैं वो सब प्रॉपर तरीके से स्किल मिसमैच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्किल एनहांस होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो सब चीजें हो सके। और सोशल प्रोटेक्शन अगर देखें तो प्रॉपर तरीके से सोशल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। फेडरल कॉम्पैक्ट, सेंटर को स्टेट को लेकर के थोड़ा सा दे शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसे अराइज हो सकते हैं रिगार्डिंग स्टेट। और कम्युनिटी वॉइस भी इंश्योर होनी चाहिए। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, इसके ऊपर आप थोड़ा नजर डालें, ठीक है। सबसे पहला है, इज इंडिया हैज कमिटेड टू रीचिंग 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी बाय 2030? यस। Non-fossil sources presently accounted for more than hundreds of India's total installed electricity capacity. Okay. And coal-based, okay, supply more than 60% of India's actual. Yes. So the answer is 1, 2 and 3. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरकोमा की। Now, what is this? What is sarcoma? Right? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सरकोमा बेसिकली क्या है कि इट इज एक्चुअली अ रेयर ग्रुप ऑफ कैंसर्स अराइजिंग फ्रॉम कनेक्टिविटी सपोर्टिव टिश्यूज सच एज, ऐसे कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, स्किन्स, ये सब के बीच बीच में होते हैं, जैसे फैट हो गया, मसल्स हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, बोन्स, और ऐसे अदर सॉफ्ट टिश्यूज हो गए। मेन याद यही रखिएगा कि सैरकोज जो होता है बेसिकली इट्स अ कैंसर जो कि कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यूज में अराइज होता है, कनेक्टिव या सपोर्टिव टिश्यूज में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, कनेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यू, जो कि सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, बोन्स हो गए, और ऐसे अलग अलग हो गए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली क्या इसमें पूरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग सार्कोमा की बात करें तो सार्कोमा बेसिकली एक हेरिडिटरी कैंसर हो सकता है, ठीक है। यू कैन सी दिस। हेट्रोजेनियस का मतलब ही होता है इट्स हेरिडिटरी इन नेचर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, अलग अलग जनरेशन में ट्रैवल करता है। एडल्ट्स में उतना ज्यादा इसके केसेस देखने को नहीं मिलते, ओनली 1%, लेकिन वही अगर बच्चों की बात करें तो उनमें 15% देखने को मिलता है। तो इससे यही मतलब है कि सॉफ्ट टिश्यूज में होता है और सपोर्टिव और कनेक्टिव टिश्यूज में होता है। नाउ व्हाई इज इट इन न्यूज? हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? करंट अफेयर का क्लास है, साइंस का तो क्लास है नहीं, है ना। तो अब हम इसके बारे में चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सार्कोमा जो है बेसिकली जो होता है वो पहले तो इट अपीयर्स, एंड इसको लेकर के एक आर्टिकल लिखा गया है। एंड सबसे पहले इट अपीयर्स एज ऑर्डिनरी पेनलेस लंप। अब ऑर्डिनरी पेनलेस लंप तो है, बट पेनलेस है इसका ये मतलब नहीं कि डेंजरस नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन कॉज समथिंग बिग, ये भी हो सकता है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही चीज करने को लेके गया है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें बेसिकली अनप्लैंड एक्सेशन देखने को मिलता है। अभी अनप्लैंड एक्सेशन क्या है? अनप्लैंड एक्सेशन बेसिकली यही होता है कि विदाउट डूइंग प्रॉपर चेकअप, यानी कि बिना जांच उतना किए हुए एक सर्जरी परफॉर्म कर देना, ठीक है, और जो सस्पिशियस लंप है उसको रिमूव कर देना विदाउट हैविंग अ प्रॉपर इमेजिंग, बायोप्सी या ऑन्कोलॉजिकल जितने भी ट्रीटमेंट्स एंड टेस्टिंग्स होते हैं उन सबको बिना किए इस लंप को निकाल दिया जाता है, ठीक है। बट डोंट यू थिंक इट्स अ बिट डाइसी प्रोसेस? इट इज, क्योंकि इसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ भी सकते हैं।
पहला इसमें आपको उसी सेम एरिया में फिर से वो एक लंप रीग्रो हो सकता है, एंड उस वजह से आपको वो ऐसा भी हो सकता है कि वो और ज्यादा तकलीफ लेके आए, तो ये हो सकता है। नहीं तो उस एरिया या उसके आसपास एरिया में कुछ ऐसा ट्यूमर रह जाना, ठीक है, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से आपने जांच तो करा नहीं। अब जांच प्रॉपरली हुआ नहीं तो उस वजह से वो जो ग्रो हो रहा है वो हो सकता है कि देर इज अ लम्प, इसको काट दिया गया बट दिस पोर्शन इज स्टिल देयर जो कि वाज नॉट विजिबल पहले, एंड ये बढ़ते बढ़ते एक बड़ा कैंसर फॉर्म कर ले। ठीक है, हो सकता है कि सेकेंड सर्जरी की भी नौबत आ जाए कि फिर से सर्जरी करना पड़ा और उस वजह से और तकलीफें बढ़ जाएं, है ना। या फिर इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया और बहुत ज्यादा मैसिव कैंसर का एक केस बन गया। ठीक है, तो अनप्लान्ड एक्सेशन का बेसिक यही सब रेपरकशंस हैं जो इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है। अब अगर हम लोग इस लंप का रेड फ्लैग देखें, है ना, बात करते रहते हैं ना हम, जैसे कि उस लड़के में क्या रेड फ्लैग है, उस लड़की में क्या रेड फ्लैग है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इस लंप में क्या रेड फ्लैग है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो जो इसका रेड फ्लैग है, सबसे पहले ये है कि हो सकता है कि कभी कभार ये अपने नॉर्मल साइज से बढ़ जाए। अब जब ये अपने नॉर्मल साइज से बढ़ेगा तो तकलीफ तो बढ़ेगी, है ना। अब इसमें होता क्या है कि हो सकता है, एक तो रेड फ्लैग ये है कि या तो इसका साइज बहुत बड़ रहा है, दूसरा रेड फ्लैग ये है कि ये ना फेसिया फेसिया जैसे लेवल के बहुत ही डीप कोर में हो। ठीक है, लोकेटेड बहुत ही डीप कोर में हो। अब इसमें आप देख सकते हो कि दिस इज द डायग्राम। फेसिया बेसिकली क्या होता है कि इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे स्किन है और मसल है उसके बीच में कनेक्टिव टिश्यू, स्किन है और लोअर लेवल ऑफ स्किन है, तो उन दोनों के बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यू कैन सी ओवर हियर कि किस तरीके से इट इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक्चुअली में हो रहा है। अब हमने पहले यही देखा कि sarcoma जो है वो कनेक्टिव नहीं तो और या तो सपोर्टिव टिश्यूज में ही होता है। तो फेसिया इसका एक प्रॉपर कनेक्शन हो सकता है ना। अब हम लोग ने ये तो जान लिया कि एक रेड फ्लैग हो गया कि बहुत बड़ा हो सकता है, एक रेड फ्लैग हो गया कि हमने देखा कि ये फेसिया में पाया गया बहुत डीप डाउन में। या फिर हो सकता है कि हैज सस्पिशियस एंड इनडिटरमिनेट इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक, हो सकता है इस लंप का ऐसा कोई सस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना निकले, बट प्रॉब्लम तो होगी, है ना। हो सकता है कि प्रीवियस रिमूवल के बाद ये लंप फिर से बढ़ जाए, ये भी एक रेड फ्लैग है इसका कि फिर से भी बढ़ सकता है ना। एक और रेड फ्लैग अगर देख लें तो इस पेनलेस लंप का ये मतलब नहीं है कि आगे जा करके सब चीज स्मूथली सब चीज होगा, नहीं। पेनलेस लंप का ये जैसे बोला था ना कि दर्द ये तो ठीक है, सब चीज ठीक है ना, दर्द तो नहीं है, बट वो प्रॉब्लम है कि अगर दर्द नहीं भी है तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये भी इसका एक रेड फ्लैग है। ठीक है, अ साइलेंट किलर। एनीवेज, इट्स जस्ट अ जोक गाइस, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्टेप डायग्नोस करने का, अगर प्रॉपर कैंसर की बात करें जो कि मेडिकल कॉन्सेप्ट है, ये हमें मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एमआरआई हमें कराना पड़ता है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स को बहुत ही हाई लेवल पे बूस्ट बूम किया जाता है ताकि वो एक इमेज होता है पूरे एक बॉडी का। तो एमआरआई हो गया। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि एमआरआई होने के बाद बायोप्सी किया जाता है ना, बायोप्सी किया जाता है। अब इस बायोप्सी में क्या होता है कि एक शार्प नीडल लेते हैं, उसको उस एरिया में पिंच करते हैं जहाँ पे हो सकता है कि कुड बी द टेंडेंसी कि वहां पे जैसे एमआरआई में हमें एक लंप पता चला कि कुछ है। ठीक है, उसी जगह पे अगर हम लोग बायोप्सी प्रिपेयर ऐसे करेंगे कि प्रॉपर निडल लेंगे, उसको थोड़ा सा इंजेक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे। इट्स जस्ट अ प्रोसीजर, इट्स जस्ट अ डायग्नोस, ये क्योर नहीं है। पहला अगर बायोप्सी को लेकर के होता नहीं है मिथ, वो ये है कि ये एक क्योर है, तो ये क्योर नहीं है। दूसरा मिथ जो होता है बायोप्सी को लेकर के कि इस वजह से ये जो अगर बायोप्सी अपने कराया ऐसे निडल डाला तो उस वजह से कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो फट करके वो और ज्यादा जगह फैल जाता है, तो ये दूसरा मिथ है। गाइस प्लीज रिमेम्बर दिस, या आप हो सकता है भूल जाओ बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन मिथ कि सेकेंड बायोप्सी की वजह से कैंसर और ज्यादा रेट पे फैलने लगता है, जो कि ट्रू नहीं है। इट इज नॉट द ट्रूथ। ठीक है, अब बायोप्सी हो गया, ठीक है, बायोप्सी कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है सर्जरी,
कि प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव करके सबसे पहले हम लोग को बायोप्सी जो ट्रैक्ट है या कोई भी उसका अंश जो रह गया है उसको हटा देना होता है और उसके बाद फिर सर्जरी होती है। ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि किस तरीके से डायग्नोसिस किया जाता है। एक मोटा मोटी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और मिथ के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब अनप्लैन्ड एक्सिजन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये होता क्या है और इसके वजह से क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। तो यू कैन गिव इट अ लुक। ये थोड़ा फ्लो चार्ट में तो हो सकता है आपको ये ज्यादा अच्छा तरीके से हो। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अपने नोटबुक में बना सकते हैं। वुड बी अ बेटर ऑप्शन। एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, माइंड में तुरंत आ जाएगा। अब अगर हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच देखें तो जब भी ऐसा कोई लंप होता है या कुछ भी होता है, जरूरी तो नहीं कि वो एक पार्ट ऑफ शरीर पे होगा, वो पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। और आप जानते हो कि हर एक पार्ट का अलग अलग स्पेशलिस्ट्स होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी है। दैट मीन्स कि ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे आपको हो सकता है कि आपको एक्सरेज या एमआरआईज लेने पड़ जाए। हो सकता है कि आपको प्रॉपर तरीके से बायोप्सी करना पड़ जाए, देखना पड़ जाए क्या है। हो सकता है कि आपको ऑर्थोपेडिक को भी कंसल्ट करना पड़ जाए, है ना। एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैं। तो यानी मल्टी डिसिप्लिनरी को ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। वही अगर हम लोग लिम्ब सैल्वेज और एम्प्यूटेशन की बात करें, ये दो वर्ड क्या है, ये तो नए दो वर्ड आ गए, है ना। अब लंप सैल्वेज की अगर बात करें तो यानी कि कोई भी सर्जरी के दौरान उस पार्ट को रीबिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर सपोर्ट दे देना और उस वजह से वो प्रॉपर तरीके से रीबिल्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे बहुत बार होता नहीं है कि टिश्यू टेयर हो गया एंकल का या कुछ ऐसा हुआ तो आपका प्लास्टर लग जाता है और वो होता क्या है, वो रीबिल्ड कर रहा है ना। वो स्टेबिलिटी देता है उस एरिया को ताकि वो रीबिल्ड कर सके। तो लिम्ब सैल्वेज बेसिकली रीबिल्डिंग से रिलेटेड है। वही अगर हम लोग एम्पुटेशन की बात करें तो ये बेसिकली रिलेटेड है प्रॉपर रिमूवल की। जैसे समझिए कि एक पैर का कोई पैर का कोई हिस्सा जो बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज हो गया, उसको रिकवर करने का कोई ये स्कोप ही नहीं है। तो उस वजह से क्या होगा कि प्रोस्टेट लेग्स लग जाते हैं, है ना। यानी कि रिमूव करके उसका एक ऑल्टरनेटिव वहां लगा दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एम्पुटेशन। और वही अगर हम लोग सार्कोमा की बात करें तो बेसिकली इसमें एम्प्यूटेशन की कोई स्कोप ही नहीं है। यानी कि जब भी बात होगी तो रीबिल्डिंग की बात होगी। ठीक है। अब मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि लिम्ब प्रिजर्वेशन को इंश्योर किया जा सके बहुत सारे पेशेंट्स के दौरान, है ना। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है। नाउ पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंस, इस पूरे मुद्दे का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि इस पूरे आर्टिकल में अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डाला गया है कि जल्द से जल्द अगर आप अपने आप को डायग्नोस कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस हद तक क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप उसको जल्द से जल्द ठीक कर सको। पेनलेस है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दोगे और चल जाएगा, है ना। पुराने जमाने में यही होता था कि एक बीमारी है उसको इग्नोर कर दो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी की अगर बात करें तो रेफरल पाथवेज इज एक्चुअली द पॉइंट कि इसमें प्रॉपर तरीके से एक ऐसे पाथवेज क्रिएट होने चाहिए जो कि प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करते करते एक स्टेप बाय स्टेप होते चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हुआ और अचानक से सर्जरी हो गई। दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉपर स्पेशलिस्ट कैंसर सेंटर्स को ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है। प्राइमरी केयर से हमें टर्शरी केयर तक जाना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, इसीलिए मैंने इसको किया। अब प्राइमरी केयर क्या हो गया कि छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए। अब टर्शरी केयर क्या हो गया कि प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है। तो टर्शरी केयर को हमें ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। अननेसेसरी और अनप्लान्ड सर्जरी को अच्छे तरीके से अवॉइड कर देना चाहिए क्योंकि उसका रेपरकशंस हमने देखा, या तो फिर से उग जाएंगे लंप या फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो विच वी सॉ एंड एट द लास्ट की कैंसर अवेयरनेस को इंश्योर करने की बात। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, अगर आप इस पे थोड़ा देखें, है ना। तो इट इज रिलेटेड टू द सेम टॉपिक वी स्टडी। एन अनप्लान्ड एक्सेशन ऑफ अ did sarcoma may increase the risk of local recurrence? तो yes,
A core needle biopsy is generally performed only after definite surgical excision of an suspected sarcoma. तो मैंने बताया कि दो मिथ है, तो ये भी गलत हो जाता है. सेकंड वाला आई डोंट थिंक इज राइट. A painless and slowly growing soft tissue mass can still be manifestation of sarcoma. Yes, and diagnosis. Okay, okay, involving. Okay, तो yes, multidisciplinary है. तो 1, 3 and 4 is the answer. आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रगति के बारे में. ठीक है. अब प्रगति क्या है, इसका 53rd बेसिकली न्यूज में ये इसीलिए है क्योंकि इसका 53rd प्रगति मीटिंग अभी हुआ, रिव्यू हुआ, जिसमें ऐसे 9 स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी गई, उनको प्रायोरिटाइज किया गया, जिनका वर्थ आप देख सकते हो. एंड उस चीज को रिव्यू करते हुए प्रॉपर तरीके से बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो इसमें इंटीग्रेट करते हुए पढ़ते गए. अब ये बहुत वेग लग रहा है, राइट, हमें पता नहीं चल रहा क्या है. अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रगति बेसिकली है क्या. प्रगति की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स है, जितने भी पॉलिसीज हो रहे हैं, ठीक है, उनका या तो मंथली एक एक बार उनका एक रिव्यू होगा, ताकि पता चले कि क्या ये प्रोएक्टिवली काम करेगा जब होने वाला है, या फिर क्या ये प्रोएक्टिवली ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहा है, जिसके वजह से जो आउटकम हमें ऑलरेडी चाहिए. तो बहुत सारे इसके ऐसे आउटकम्स हैं और क्या टाइमली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इस चीज को भी देखा जा रहा है. लॉन्च डेट देख लेते हैं तो 25 मार्च 2015 की है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च करा. इसका नेचर का मतलब ये है कि ये और क्या क्या इसमें सेगमेंट्स हैं जो इंटीग्रेटेड है. सबसे पहले इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इसमें एनेबल्ड है. ठीक है, इसमें एक प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजिकल एक एंगल है. मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर रियल टाइम गवर्नेंस मॉनिटरिंग, यानी कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसको इंटीग्रेट करते हुए मॉनिटरिंग की कौन कौन से प्रोग्राम प्रोजेक्ट काम कर भी रहे हैं कि नहीं, उस चीज को लेकर के इसका ये पूरा एक नेचर है. चेयरमैन या फिर चेयरपर्सन की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर खुद है. द मंथली रिव्यू मीटिंग, बेसिकली ये मंथली होता है. ठीक है, हो सकता है कि ना प्रीलिम्स में आपके पास ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाए कि जैसे प्रगति का जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो ईयरली बेसिस पे होते हैं या एनुअली बेसिस पे होते हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो मीटिंग है वो मंथली बेसिस पे होता है. तो ये भी आपको एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखना है कि कौन सा कहाँ पे क्या गलती हो सकती है. यूपीएससी कहाँ ऐसा कोई टर्म डाल सकता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाओ और आप गलत करके आ जाओ, क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप गलती करें, है ना. फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो 4th वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के चौथे वेडनेसडे पे ये होता है. ठीक है. पार्टिसिपेशन में इसमें अलग अलग ऐसे सेगमेंट्स हैं, अलग अलग सेक्रेटेरिएट्स हैं, यूनियन मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, आप देख सकते हो ये चीज. और नोडल एजेंसी अगर देखें तो पीएमओ मिल जाता है. तो अगर प्रगति को लेकर के अगर बेसिक अगर एक आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म करना है तो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको फॉर्म कर सकते हो. प्रीलिम्स में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, ऐसे कोई पॉइंट्स आ सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हो, तो वो सब आप इसमें अच्छे तरीके से देखते हुए कर सकते हो. आगे बढ़े, इसका 3 मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उस प्रोजेक्ट लॉन्च को लेकर के अगर कोई ग्रीवेंसेस है या कोई भी सिटीजन्स अगर उस चीज को लेकर के ग्रीवेंस शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीवेंसेस रीड्रेसल का एक पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के नाम पे, कि प्रॉपर तरीके से इसमें जो भी जितने भी ग्रीवेंसेस है उसको जल्द से जल्द टैकल किया जाए. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग दूसरा ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना. पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था किस चीज से वो मॉनिटर होने वाले थे, है ना, आईसीटी के द्वारा एनेबल्ड जितने भी जितना भी मॉनिटरिंग था वो चीज किया जा रहा था. तीसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो प्रोग्राम रिव्यू, कि ये कितना आउटकम दे रहा है, इज इट इवन वायबल, कि इसको हमें ऑपरेटिंग रखना चाहिए कि नहीं, है ना. तो ये सब ऐसे कुछ है. अब इसमें हाउ डज इट वर्क में यू कैन सी कि डेटा यूज हो रहा है, वीडियो इंटरफेस है, और इन्फोर्समेंट भी हमें देखने को
मिल जाता है। तो ऐसे अलग अलग ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक अवेयरनेस का भी काम करता है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रगति में बेसिकली होता क्या है ना। प्रोएक्टिवली ये लोग कर क्या रहे हैं, इम्प्लीमेंटिंग टाइम पे हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीज एज अ सिटीजन भी हमें पता होना चाहिए। तो की डायरेक्टिव्स जो पीएम मोदी ने खुद बोला है, सबसे पहला पॉइंट कि जितने भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके प्रॉपर तरीके से उन सब को देखना चाहिए कि क्या 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 हो रहा है। एक इंटीग्रेटेड व्यू बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि इसका आउटकम पॉजिटिव है कि नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव आउटकम दे ही नहीं रहा तो उसका एंड टू एंड डिलीवरी का कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। कॉमन कॉरिडोर, ऐसे बहुत सारे कॉरिडोर होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ओवरलैप करते हैं। अब यही ओवरलैपिंग की अगर बात करें तो बेसिकली कॉमन कॉरिडोर्स तो हम देख सकते हैं ना कि अलग अलग कॉरिडोर्स को इंटीग्रेट करते हुए उस चीज को ओवरऑल एक डेटा ड्रिवन पूरा एक रिपोर्ट बनाया गया एंड देखा गया कि वो सही है कि नहीं। स्पीड विथ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी जो भी हम अगर प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम या कोई भी ऐसा पॉलिसी, अगर वो प्रॉपर तरीके से, स्पीड तो ठीक है बट साथ साथ में वो क्या क्वालिटी भी इंश्योर कर रहा है, ये चीज भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पॉइंट में। ठीक है। और प्रोएक्टिव कल्चर को बढ़ावा इंडिया तो दे ही रहा है। एक प्रोएक्टिव माइंडसेट हमें देखने को मिल जाता है इंडियन गवर्नेंस में। ठीक है। तो वो इधर भी आपको देखने को मिलता है कि देर इज अ प्रोएक्टिव कल्चर। कॉस्ट ऑफ डिले, मान लीजिए कि देर इज अ डेडलाइन ऑफ वन प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है, उसका डेडलाइन मान लीजिए कल है, कल डेडलाइन है। ठीक है। और मैंने इसको एक्सटेंड करके 3 दिन और डिले कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा कि जितने रिसोर्सेज लग रहे थे वो 3 दिन और ज्यादा लगेंगे। तो एक तो जो रिसोर्सेज लग रहे थे उनका प्राइस भी एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है। कॉस्ट ज्यादा है। सिटीजन्स को लेकर के ग्रीवेंसेस भी ज्यादा होंगे कि हमें प्रॉपर तरीके से वो प्रोजेक्ट का आउटकम ही नहीं मिल रहा, है ना। तो वो चीज हमें जो कॉस्ट ऑफ डीले है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि डीले को लेकर के कॉस्ट एक तो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, साथ साथ में सिटीजन तक प्रॉपर तरीके से वो आउटकम नहीं निकल पाता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि एग्री स्टॉक क्या है। ठीक है। एग्री स्टॉक, आप अगर इसका नाम ही देखो तो एग्री माने एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, राइट। अब एग्री स्टॉक की जब बात करें तो इट इज एक्चुअली अ पोर्टल, डिजिटल पोर्टल है जो एक्चुअली में जैसे फार्मर्स हो गए उनको या तो गाइडलाइंस देंगे या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ इंफॉर्मेशंस देने की बात हो गई, तो वो सब चीज से रिलेटेड है। मिशन एक्चुअली में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ऑफ इंडिया से है। अगर आप ये पूरा टर्म ही देखो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यानी कि एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसको डिजिटलाइज तरीके से, उसको किस तरीके से एफिशिएंसी प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात हो रही है। कोर आइडिया की अगर बात करें तो फार्मर सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी फार्मर सेंट्रिक जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है। एआई अच्छे तरीके से इसमें इंटीग्रेटेड होना चाहिए, वैल्यू चेन होनी चाहिए, टारगेटिंग प्रॉपर तरीके से, जो बेनिफिशियरीज है उनको प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। फिजिकल एफर्ट, यानी कि सेंटर और स्टेट का एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें तो दोनों साथ आकर के, यानी सेंटर और स्टेट दोनों साथ आकर के इस जितना भी प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर के वो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। और मेजर गोल की अगर बात करें तो फार्मर्स को लेकर के जितना भी टाइमली डिसीजंस लिया जा सके। ठीक है। अब आप लोग सोचोगे एग्री स्टैक इसमें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। एग्री स्टैक अपने में एक डिजिटल एग्रीकल्चरल है एंड इस पूरे जो मीटिंग हुआ था इसमें इसकी बात हुई है। साइबर फ्रॉड की भी बात इस पूरे मीटिंग में हुई है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है। मेजर कंसर्न ही यही है कि जितने भी इतने सारे केसेस जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपने भी अपने लाइफ टाइम में कभी तो फेस किया होगा कि ना आपको घर पे कॉल गया कि गलत इन्फॉर्मेशन देते हुए आपके बारे में और बोला कि इतने रैंसम दो, है ना। पुलिस का कॉल आया ये सोच करके आपके पेरेंट्स घबरा करके दे पे, तो उसी वो साइबर सिक्योरिटी के अंडर ही आ जाता है। तो ऐसे आपने कुछ केसेस देखे होंगे पिछले कुछ साल में, बहुत फेमस था ये सब केसेस।
तो कंसर्न्स के तो वही बात कर लिया हमने कि जो साइबर फ्रॉड्स है और जो सिक्योरिटी को लेकर के जितनी भी ब्रीचेस हैं, वो सारा कहीं ना कहीं उसके सारे केसेस बढ़ते हुए दिखते चले जा रहे हैं। मॉडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू दैट सेम, कि आपको फेक ऑफिशियल्स के वीडियो कॉल्स आएंगे रैंसम के लिए। आपने जैसे फोन कभी किसी को कॉल करने के लिए किया तो एक मैसेज भी आता है कि अगला कॉल स्कैमर का हो सकता है, राइट? तो वो चीज भी इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। हम तो उसे इग्नोर कर देते हैं, है ना, एज अ पीपल, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वल्नरेबल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो सीनियर सिटीजन्स हो गए। इनको जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेंशन किसी ओल्ड पर्सन को ना डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया एंड उस वजह से फिर उनका सारा पैसा चला गया, तो ये भी एक केस है। प्रिवेंटिव फोकस, इस चीज को हमें प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि जब प्रॉब्लम हो गया तब जाके हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एक प्रिवेंटिव हमें हमें एक दिमाग रखना पड़ेगा कि ये हमारे साथ होना ही नहीं चाहिए, है ना। हुआ तब जाके इसका रेperकशंस हमें ही झेलना है, तो क्यों ना ये हो ही ना। तो वही प्रिवेंटिव फोकस को लेकर के है। कैंपेन, प्रॉपर तरीके से कैंपेन की जा रही है ताकि अवेयरनेस फैला सके, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, ताकि जब भी जितने अगर ग्रीवेंसेस आ भी रहे हैं तो उन सब चीजों को टैकल किया जा सके। और कोऑर्डिनेशन, होल ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं उन सब का एक कोऑपरेशन। नाउ इफ यू सी द दिस क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड कि इसमें प्राइम मिनिस्टर टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ यूनियन सेक्रेटरीज एंड स्टेट, ओके। It is an ICT enabled platform shared monthly by the Cabinet Secretary of India. Okay. Grievance decisions second. Okay. इसका आंसर 1 और 3 है। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सीक्रेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। ये जो सीक्रेसी है इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसमें एक फैमिली टू फैमिली अपॉइंटमेंट का भी एक पूरा हमें एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम देखने को मिलता है ना। तो और कॉन्टेक्स्ट में यही है, ये पूरा आर्टिकल ही इस चीज को लेके गया है कि एंड द कल्चर ऑफ दिस सीक्रेसी। ये जो पूरा सीक्रेसी ऑफ अपॉइंटमेंट का है, वो बेसिकली इस कल्चर को हमें खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसमें जैसे कोलेजियम सीक्रेसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और जो फैमिली का जो लिंक को लेकर के जो अपॉइंटमेंट का जो भी बात है, ये सारे को हमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है ना। सबसे पहले कोलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोलेजियम सिस्टम बेसिकली, प्लीज रिमेंबर दिस, इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्म नहीं किया गया है, इट इज डन होल सोलली बाय जुडिशियल क्रिएशन। प्लीज रिमेंबर दिस कि जैसे अगर आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो इस चीज को लेकर के, ठीक है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 ऐसे सीनियर जजेस होते हैं जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर, जितने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जज हैं उन सब को लेकर के दे डू दिस। अगर हम लोग हाई कोर्ट कोलेजियम की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्लीज रिमेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर जजेस इसमें होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। अब इसका मेजर फंक्शन क्या है? इसका मेजर फंक्शन, इस सिस्टम का फंक्शन ही यही है कि दे एक्चुअली अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस को लेकर के ये सारे डिसीजंस लेते हैं। एग्जीक्यूटिव रोल क्या है इस चीज को लेकर के? तो एग्जीक्यूटिव रोल ये है कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं ऑन दी एड एंड एडवाइस वी नो, कोलिजियम के जितने भी बाइंडिंग रिकमेंडेशंस को लेकर के। तो यानी एग्जीक्यूटिव पावर इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, ओके। इसका बेसिस क्या है? क्या कॉन्स्टिट्यूट, अगर ये नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस, इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, कुछ आर्टिकल्स हैं जो एक्चुअली में कुछ पावर्स देते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को लेकर के।
एंड इसके ऐसे कुछ जजमेंट्स हुए हैं जिसके वजह से ये पूरा जो सिस्टम है इसका क्रिएशन हुआ है, इसीलिए इसको जुडिशियल क्रिएशन कहा जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? इसको जुडिशियल क्रिएशन क्यों कहा कहते हैं? और मेजर इसका क्रिटिसिज्म देखें तो प्रॉपर तरीके से वैकेंसी का नोटिस ना देना, एलिजिबिलिटी का पूरा जो रिपोर्ट है वो ना देना, रीजन आपने क्यों किसी कैंडिडेट को चूज किया वो भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब एवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ इट? अब 1981 में एक केस आया जिसमें एग्जीक्यूटिव के पास एक कंट्रोल देखा गया इन ड्यूरिंग रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव पावर था। अब एक और एक जजमेंट आया 1993 में, इसमें ये जो पूरा कंट्रोल था इसको शिफ्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऐसे कुछ सीनियर जजेस को पास ऑन कर दिया गया। ठीक है, ये भी ठीक है। अब एक तीसरा जब आया तो इसमें 1998 में जो जजमेंट आया इसमें दो तीन और ऐसे सीनियर जजेस को ऐड कर दिया गया ताकि इसका जो कोलेजियम एक प्रॉपर फॉर्म हो सके और प्रॉपर तरीके से जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जा सके। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस डॉक्टरीन में क्या से क्या शिफ्ट हो गया। पहले एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था, ये शिफ्ट होकर के लेजिस्लेटिव, ये शिफ्ट होकर के जुडिशियल कंट्रोल में चला गया। और तो और हम ये देख सकते हैं कि कोलिजियम जो है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बना है, ना कि कोई लेजिस्लेटिव बैकअप है इनका। गेटिंग द पॉइंट? यानी कॉन्स्टिट्यूशन में नो बैकअप, लेजिस्लेशन में भी नो बैकअप। दिस इज होल सोल कोलेजियम सिस्टम जो बना है वो पूरी तरीके से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ही बना है। गेटिंग द पॉइंट? ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज्यादा, ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पहले थोड़े थोड़े प्रोवाइड किए गए थे। पहले तो अगर हम लोग अक्टूबर 2017 का देखें तो दे एक्चुअली पब्लिश्ड रेजोल्यूशन जिसमें एक ब्रीफ रीजनिंग दी जाती थी कि क्यों किसी अपॉइंट किया गया। वही अगर हम लोग बाकी सब ऐसे कुछ अपकमिंग इयर्स देखें तो उसमें धीरे धीरे करके ये जो ट्रांसपेरेंसी है इसको रिस्ट्रिक्ट करते करते पूरी तरीके से अब खत्म ही कर दिया गया है। तो इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि एक आवाज उठी कि क्यों हमें तो मतलब इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि क्या क्या बेसिक इसके डिस्क्लोजर्स हैं, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या एलिजिबिलिटी थे और किस बेसिस पे इस XYZ इंसान को हमने जजेस के नाम पे अपॉइंट कर लिया। सो व्हाट वाज द क्राइटेरिया? नो क्राइटेरिया वाज गिवन। एंड मीडिया की अगर बात करें तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन को लेकर के जजमेंट में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खारिज करता है। ठीक है, अब इसमें आप एक कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे होगे। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देती है उसमें एक पॉइंट हमें जरूर सुनने को मिलता है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, है ना, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करिए। इस पूरे जजमेंट में आपको ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहिए, लेकिन वही बात जब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की आती है तो इसको पूरे तरीके से डिनाई ही कर दिया जाता है ना। अंकल जजेस कंसर्न, अब इस चीज को लेके क्या है कि एक फैमिली में यू कैन सी द डेफिनेशन एडवांटेज टू रिलेटिव्स ऑफ सिटिंग और रिटायर्ड जज इन द अपॉइंटमेंट। जो भी अपॉइंट कर रहे हैं इस कोलिजियम में जितने भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर अगर वो जो जो अपॉइंट कर रहे हैं उनके अगर कोई फैमिली से ताल्लुकात रखते हुए कोई कैंडिडेट है तो वो बहुत ही आसानी से अपॉइंट हो जाता है। यही पूरे सिंड्रोम को, यही पूरे प्रॉब्लम को इस पूरे आंकड़ों में बताया गया है कि अंकल जज कंसर्न्स को देखा जा रहा है कि अगर मेरे अंकल जज है तो मैं अगर उनसे रिलेटेड हूँ तो मैं बन सकती हूँ। सुना होगा हम लोग ने बहुत बार कि चाचा विधायक हैं, अंकल विधायक हैं, वैसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे समझ लीजिएगा। मजाक है, डोंट टेक इट सीरियसली। अब इस वजह से होता क्या है कि एक इक्वालिटी टेस्ट होती है जिसमें कि आर्टिकल 14 और 16 जहां पे इक्वालिटी और इक्विटी का बात किया जाता है, रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है कि जो लॉ है उसके सामने हर कोई समान है। तो व्हाट डू यू मीन कि अगर आप चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिले एम्प्लॉयमेंट में तो वो चीज़ तो इंश्योर नहीं हो रहा है यहाँ पे।
है ना, वो चीज तो नहीं है इंश्योर। अगर हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो वो, अगर वो है भी डिजर्विंग कैंडिडेट, तो उसको उस जज पे नहीं डाला जाएगा, जबकि एक कांटेक्ट वाले जज को वहां पे डाला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है ना। क्या, हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो क्या सब में यही चीज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज आ रही हैं? तो नाउ यू कैन सी दिस कि नाउ ओपननेस और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दे डू को एग्जिस्ट। एंड इसका दो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक यूके का केस और एक साउथ अफ्रीका का केस। अब यूके के केस में देर इज अ कमीशन, ये लोग पब्लिकली दे एक्चुअली पब्लिश कि जुडिशियल वैकेंसीज कब आए, इंटरव्यूज जब कंडक्ट हो रहे हैं, इसमें भी प्रॉपर तरीके से वो चीज स्ट्रक्चरली है, और मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया भी पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाता है। वही अगर हम लोग साउथ अफ्रीका का एक एग्जांपल लें, अनदर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, कि इसमें सर्विस अगर कमीशन मॉडल दे फॉलो, जिसमें दे इनवाइट द नॉमिनेशन ओपनली, पब्लिकली उस चीज, ये जो नोटिफिकेशन है, इसको नॉमिनेशन है, इसको इनविटेशन की तरह दे दिया जाता है, और जो इंटरव्यूज है उसको टेलीविजन में ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है, और साथ साथ में पब्लिक और प्रेस ओपननेस भी देखने को हमें मिल जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है, ये चीज वी कैन कहीं ना कहीं वी कैन डू बाय डूइंग सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो कि हमें दिख रहा है कि हमें पूरे तरीके से सिस्टम को खारिज करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले एक एडवांस नोटिस होनी चाहिए कि नॉमिनेशन होने वाला है और ये क्राइटेरियाज है। ठीक है, एप्लीकेशन शुड बी ओपन टू ऑल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कुछ लोगों के लिए वो सीमित है और बाकी लोगों के लिए वो है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की अगर बात करें, तो प्रॉपर तरीके से जितना भी क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से बता देनी चाहिए। जो चॉइसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए कि ये चॉइसेस हैं, ये रीजंस थे, हमने क्यों इनको सेलेक्ट किया, क्यों इनको सेलेक्ट किया, ठीक है, क्यों इनको सेलेक्ट नहीं किया, है ना। अब बात यहाँ ये आती है कि आपने सारे तो रीजंस दे दिए हम, लेकिन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि सारा इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट गिव इट इन द ओपन। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऐसे भी कुछ ऐसे इंटीग्रिटी जैसे कुछ रिपोर्ट्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और जो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है, प्रिंसिपल है, उसके ऊपर जितना भी हो सकता है, ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, और राइट टू इंफॉर्मेशन तो है ही एक पार्ट जो कि इट इज एक्चुअली इंश्योरिंग। नाउ देयर इज वन मेंस क्वेश्चन, ट्राई सॉल्विंग इट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीलिम फोकस टॉपिक्स पे। सबसे पहला प्रीलिम फोकस टॉपिक देखें तो कांदा एक्सप्रेस के ऊपर है। वेरी इंटरेस्टिंग नेम, राइट? कांदा एक्सप्रेस और अनियन, सॉरी, कांदा एक्सप्रेस, वेट, सॉरी, हाँ, कांदा एक्सप्रेस और जो अनियन का ट्रांसपोर्ट को लेकर के, इस चीज को लेकर के ये पूरा पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स में एक फैक्ट की तरह आ सकता है। अब ये क्या है कांदा एक्सप्रेस? तो सेंटर ने अभी रिसेंटली कांदा एक्सप्रेस को लॉन्च किया है। ये, इसका पूरा अगर रूट देखो तो नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी है। अब ये कांदा एक्सप्रेस को लॉन्च क्यों किया गया, है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो अनियन है उसका प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, यानी कि 90%, 19% बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है प्राइस की। अब इसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं? या तो इसका सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है ना, या फिर ये बेसिकली इंपोर्ट हो रहा है इसीलिए इसका प्राइस ज्यादा है ना, या फिर ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो हमें देखने को मिल जाता है जैसे एक एरिया है जहाँ पे बहुत ही सरप्लस लेवल पे अनियन होता है, और ऐसा एक एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम लेवल पे होता है, दे आर इन नीड ऑफ अनियन। तो क्या होगा इस पूरे सिनेरियो में? इस सिनेरियो में यही होगा कि ये ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट आसपास के शहर क्षेत्र में कर पाएगा, अपना जितना भी सरप्लस है, इतना दूर तक तो ट्रांसपोर्ट करना है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेस है वो ये जो पूरा दूरी है इसको कम कर देता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये चीज हो सकता है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्यों रहा है, क्योंकि अनियन का आउटपुट कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है ना।
अब सप्लाई कम क्यों है? क्लाइमेट की वजह से, है ना। नाउ टाइटर सप्लाई वही, कम जगह कम है, कम आउटपुट है तो उस वजह से सप्लाई भी कम होगा। एंड इस वजह से इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो डेफिसिट मार्केट है, ये डेफिसिट मार्केट हो गया, इसमें प्रॉपर तरीके से सप्लाई सरप्लस किया जा सके और सप्लाई प्रेशर जो है वो ज्यादा बढ़े ना। क्योंकि होगा क्या कि अगर अनियन का शॉर्टेज हो रहा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो सरप्लस जितना पहले ये बनाता था उतना शायद ना बनाए। एंड इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी कॉस्ट और सप्लाई कम होने की वजह से ये जो मार्केट है, इसमें अनियन का जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। एंड इसी चीज को तो प्रिवेंट करने के लिए कांदा एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया है ना। इम्पैक्ट इसका हम देख सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन नहीं होगा, किसी इंसान का परचेजिंग पावर एक्सीड नहीं होगा, सेविंग्स इंश्योर हो जाएगी और हमें प्रॉपर तरीके से एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा। अब नॉन जीएमओ क्रॉप्स को लेकर के सेकंड टॉपिक है नॉन जीएमओ क्रॉप्स। क्या हुआ? जीएमओ क्रॉप्स ये है, मैं आपको बता दूं डिफरेंस, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर क्रॉप्स की अगर बात करें, जीएम क्रॉप्स की बात करें, तो दे आर एक्चुअली मॉडिफाइड इन लैब लैबोरेटरी में, डीएनए जीन्स में कुछ ऐसे ऑल्टरेशंस किए जाते हैं जो कि उनको क्लाइमेट रेजिलेंट बना देते हैं या उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब नॉन जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वी कैन नो दिस कि इट इज एक्चुअली थ्रू मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं बट नॉट लैबोरेटरी, यानी कि लैबोरेटरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, ट्रेडिशनली किया जा रहा है। जैसे बहुत ही इफेक्टिव अगर देखा जाए तो इस हाइब्रिड का जो होता है, दो अलग अलग ब्रीड के क्रॉप हैं, उन दोनों को हाइब्रिड करा के क्रॉस हाइब्रिड हो गया या कोई अलग अलग प्रोसेसेस हो गए, तो वो सब प्रोसेसेस के थ्रू एक्चुअली मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, जिसके वजह से इसमें तो सबसे ज्यादा फायदा ये दिख रहा है कि इट इज एक्चुअली हाई एक्सपेंशन एंड इसमें जो पॉपकॉर्न की क्वालिटी है वो प्रीमियम हो जाती है और जो इसका वैल्यू चेन है वो इंटीग्रेट हो करके प्रॉपर तरीके से स्टोरेज पैकेजिंग ये सब चीज को इंश्योर करता है। ठीक है। अब इस पे हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? पॉपकॉर्न हो गया, मेज हो गया, क्योंकि अभी रिसेंटली करंट अफेयर में ये है। करंट अफेयर में इसीलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने बेसिकली इंडिया का पहला इंडिजिनस नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न मेज को अनवेल किया है, यानी प्रेजेंट किया है। ठीक है। एंड इसका सिग्निफिकेंस हम देख सकते हैं और सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इंपोर्ट जो इंडिया का है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो कॉम्पिटिटिव ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है उसमें इंडिया को प्रॉपर एक स्टेचर पे लाया जा सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएई क्लाइमेट फंड को लेकर के। यूएई क्लाइमेट फंड क्या है? बेसिकली यूएई क्लाइमेट फंड ये है कि क्लाइमेट चेंजेस और क्लाइमेट का जैसे CO2 एमिशन हो गया, एक सेगमेंट है वो, एंड ऐसे बहुत बहुत ऐसे फैक्टर्स जिनको कम करने को लेकर के क्लाइमेट फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यूएई को ये एज अ फाइनेंशियल पावर प्रेजेंट करता है। ठीक है। यूजुअली जो फंड प्रोवाइड करते थे वो वेस्टर्न कंट्रीज होते थे। ठीक है। अब ये वेस्टर्न कंट्रीज हुआ करते थे, अब इसमें यूएई भी एक हैज इमर्ज्ड एज अ फाइनेंशियल पावर। ठीक है। इसमें देखने को मिल सकता है कि फंड एलोकेट हुआ है जिस वजह से फाइनेंस क्लियर एनर्जी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंड प्रोवाइड किए जाते हैं टू दी डेवलपिंग एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो दिस इज द होल स्लाइड। आप देख सकते हो इसमें ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, है ना, व्हाट प्रिंसिपल। इट कैन बी इसमें क्या बेसिक यही है कि नेशंस विथ मोर इकोनॉमिक कैपेसिटी मस्ट टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ये सब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। या फिर यूएई क्या फाइनेंशियल पावर की तरह इमर्ज हुआ है, नहीं हुआ है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। नाउ देर इज वन क्वेश्चन, आप इसको देखें, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है। एंड इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर है 1, 2 एंड 4। यानी आपका होमवर्क है कि आप मुझे एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस आंसर का एक्सप्लेनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्रॉमिस है? ठीक है। नाउ इस मॉड्यूल की समाप्ति हो गई।
ठीक है। अब एस्पिरेंट्स, आप क्या प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है। आपको कंसिस्टेंट वे में प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की भी सबसे ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि लास्ट में कोई यार दोस्त कुछ नहीं रह जाते, आपका मेंटल हेल्थ आपके साथ रह जाता है, आपका सक्सेस स्टोरी आपके साथ रह जाता है, आपका स्ट्रगल आपके साथ रह जाता है। इसलिए बी रियल एंड बी द अनअपोलोजेटिकली यू, डोंट चेंज फॉर एनीवन, एंड वर्क वेरी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे। इस मॉड्यूल हम अगले मॉड्यूल में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।